तो वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि सीयूईटी के एप्लीकेशन पीजी लेवल वाले कभी भी रिलीज हो सकते हैं। कभी भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन अब आ सकता है, पूरा टाइम हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के हिसाब से और इंडिया टुडे की न्यूज़ के हिसाब से 25 दिसंबर से पहले, क्रिसमस से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए, और आज 24 हो चुका है। और प्रोबेबली ये हमें देखते हैं कि संडे की इवनिंग को जो है आंटी रिलीज करता है एप्लीकेशन फॉर्म रात को। तो आज रात को ही ज्यादा चांसेस है कि अब से आ ही जाए। लेकिन इन सब से अलग बातें ये है कि भाई जब फॉर्म आता है तब हेजिटेशन बहुत होता है। प्रियंका जी आपको भी हुआ होगा, विभो जी आपको भी बहुत हुआ होगा कि हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो वो सही से भरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। आप 10 बार मेरे से कंफर्म भी करते हैं कि अरे अरे ये भी तो सही है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो जाए हमारा ये फॉर्म की वजह से कुछ हो जाए। तो हेजिटेशन होती है, डर होता है ना। और जब आईएमसी वगैरह जैसे संस्थान की बात हो रही है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आपके अंदर वो समझदारी भी है। लेकिन डर की वजह से कई बार जो है दिमाग सुन्न हो जाता है और वो जो है हाँ। नर्वसनेस फीलिंग होने लगती है ना। तो बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे? तो प्रियंका जी सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तब आपकी क्या सिचुएशन थी और आपकी क्या फीलिंग्स थी, किस तरीके से आपने फॉर्म भरा था? फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ओके सर, एक्चुअली जब मेरे को पता चला कि आईएमसी करके कुछ है, इंस्टीट्यूशन है बड़ा, और मुझे वहाँ एडमिशन लेना है, और जर्नलिज्म के लिए तो वो मक्का मदीना कहा जाता है, तो एक क्यूरियोसिटी थी कि आईएमसी में ही जाना है, एक टारगेट क्लियर था, तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया। मैंने देखा कि कैसे फॉर्म्स निकलते हैं वहाँ के, और आपके वीडियोस की हेल्प से मैंने बहुत कुछ देखा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होता है। तो एक सबसे पहले तो ये डर रहता था कि कहीं डेट ना निकल जाए, हमें पता नहीं चलेगा और डेट निकल जाएगी, हमें अपडेट नहीं मिलेगी। तो कई बार ये होता था, तो फिर मैंने आपकी वीडियोस में से ही मैंने हेल्प लिया था, उसके बाद मेरे को पता चला। तो फॉर्म फिल करते समय सबसे बड़ी चीज मेरे को ये लगता था, डर की रिस्क, मतलब सबसे बड़ी चीज थी कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया तो इस साल तो आईएमसी गया मेरे हाथ से, इस साल तो मुझे नहीं मिल पाएगा। कुछ भी थोड़ी सी डिटेल अगर गलत हुई तो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के लिए भी मैं सब अपने सीनियर से, अपने कलीग से फोन करके पूछती थी, और एट लास्ट तक भी मैं पूछती रही थी, अरे फॉर्म फिल ऐसे ही करना है, मैं स्क्रीनशॉट बार बार भेजती थी उस फॉर्म का कि ऐसे ही करना था ना, ऐसे ही करना था, इसको मैंने यस किया, इसको मैंने नो किया, इसको मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया। तो काफी डर था, डर तो बहुत था, क्योंकि इसलिए कि मैं फर्स्ट टाइम आईएमसी के लिए सीवीटी में अप्लाई कर रही थी, और उसके बाद ये डर था कि मुझे कहीं कुछ गलत हो गया ना तो पूरा एक साल चला जाएगा, एक साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये मेरे साथ कंडीशन थी। तो इस तरह की नर्वसनेस, हेजिटेशन वगैरह जो है फॉर्म भरते टाइम होता है। बहुत। विभो जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड के नंबर उस समय मांगते हैं, है ना, कुछ बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगते हैं। तो जितना आपको याद है कि आपने कैसे कैसे भरा था, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और थैंक यू। जब आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन तो उस समय रहती है कि क्या होगा। मीडिया एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल से मुझे पता लगता रहता था कि कब फॉर्म्स निकले हैं, किस तरह से फिल करने हैं। और एक सबसे बड़ी चीज मुझे पता लगी कि आपके पास जितना एक टाइम फ्रेम दिया है आप उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। एक जल्दी बच्चों के अंदर ये रहती है कि जैसे ही फॉर्म निकला तुरंत भरने की तरफ दौड़ लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय रुकना चाहिए। एक दिन, 2 दिन आप उसे समझिए, इतना जल्दी फॉर्म आपका क्लोज क्लोज नहीं होने वाला है। आप पहले प्रोसेस को समझिए। तब तक सर की वीडियो आ जाती है और डिटेल आपको पता लग जाता है कि किस किस तरह आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। हम्म। आधार कार्ड जो है वो बेसिक नीड है, वो आपसे मांगते ही हैं। उसके अलावा जो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, जैसे आपने 10th कहाँ से की, आपने 12th कहाँ से की, आप बैचलर्स कहाँ से कर रहे हैं। कंफ्यूजन सर स्टार्टिंग में इस लेवल का था कि 1-2 दिन तक तो फॉर्म नहीं भरा, और जो लोग भर रहे थे वो इस चीज के लिए भी कंफ्यूज थे कि अपने कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर भरे हैं या एग्जामिनेशन रोल नंबर भरे। तो धीरे धीरे चीजें बहुत क्लियर होती गई। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस भरना है। आप कहाँ एग्जाम देंगे वो आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आपको 3 प्रेफरेंसेस देनी है कि
आप इन 3 सिटीज में या इन 3 सेंटर्स पे जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। और आपको अपनी जो है अपलोड करनी है फोटो, जो आपकी पासपोर्ट साइज एक फोटो है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। और सिग्नेचर और फोटोज को अपलोड करते टाइम ध्यान रखना होता है कितने केबी में और कितने पिक्सल्स में आप जो है उसको अपलोड कर रहे हैं। अक्सर गलती ये होती है कि हम गलत जो पिक्सल्स हैं, गलत जो साइज है उसमें अपलोड करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं होती, फिर कुछ भी अपलोड करने की सोचते हैं। तो उस चीज से बचना चाहिए। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि सीयूईटी का फॉर्म जब आप भरते हैं तो यूजर फ्रेंडली है। आपको वो फॉर्म खुद ब खुद गाइड करता रहता है कि आपको नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म पहले भर देंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, वो एग्जाम के बाद ही होगा। जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में COQP 17 कोड डाला, उसके बाद IMC नाम आपको आराम से मिला था कि नहीं मिला था? फिर जैसे लास्ट में अपने मोबाइल नंबर ईमेल को वेरीफाई करना होता है, तो वहां तक की बातें भी आप बता दीजिए कि लास्ट में कैसे आपने फी पेमेंट किया था, फी पेमेंट के बाद में कौन सा गेट खुलता है, थोड़ा सा ये भी हाँ बता दीजिए। जी। बिल्कुल। जब आपको कोर्स सिलेक्शन करना होता है तो 3 कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, जो पर्टिकुलर फीस रहती है, जिसमें जनरल के लिए कैटेगरी ठीक के है, अलग रहती है। मतलब अलग अलग पेपर कोड। हाँ, हम्म। अलग अलग पेपर कोड्स हैं आपके। जैसे COQP 17 जो है वो मास कम्युनिकेशन के लिए है। उसमें जी। उस कोड में भी आपको कई सारे कॉलेजेस दिखते हैं, जिसमें आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज दिखती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिखती हैं, IIMC खुद दिखता है। तो आपको या तो उस एक कोर्स में एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है, या अगर आप चाहते हैं कि एक ही एग्जाम से आप सबके लिए एलिजिबल हो जाएं, तो आप हम्म, ऑल कोर्सेज पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। मैंने ऑल कोर्सेज पे किया था, और जिसमें IIMC भी आ गया था। पर एक जो डर रहता था, बार बार आप ना स्क्रॉल करके चेक करते रहते हैं कि IIMC सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करना अच्छी चीज है, आप एक बार जरूर चेक करें। 3 कोर्सेज आप भर सकते हैं मास कम्युनिकेशन के अलावा। आप 2 डिसिप्लिन जो आपके मन चाहे वो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे तक पहुंचते हैं, तो उसमें फिर आप यूपीआई से अगर फिल कर रहे हैं तो आप अपने यूपीआई ऐप पर डाइवर्ट हो जाते हैं। वहां पे आप पेमेंट करते हैं तो 1-2 मिनट का गैप रहेगा, आपका वो जो स्क्रीन है वो लोड करेगी और आपको पेमेंट डिटेल्स वहां पर भेज देगी। उसके बाद उससे पहले आपको जो है वो एप्लीकेशन अपनी चेक करनी है कि आपने सारी डिटेल सही भरी हैं या नहीं भरी हैं, पेमेंट से पहले। आप ये चीजें ध्यान से फिल करिए, क्योंकि गलती हो गई तो हालांकि एडिट विंडो खुलती है, पर वहां तक की नौबत ना आई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो सिलेक्शन के बाद जो है काउंसलिंग का फॉर्म भी फिल किया जाता है। उसमें फिर ये किया जाता है कि आपको कौन सा कोर्स एक्चुअली आईएमसी में चाहिए है और कौन सा आईएमसी आपको मिला है रिजल्ट के बाद, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में फिल करना होता है कि प्रेफरेंस वाइज आपको कोर्सेज देने होते हैं, प्रेफरेंस वाइज आपको कैंपस देना होता है कि किस कैंपस में आप जाना चाहते हैं, किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिल किया था। काफी सारी परेशानियां भी वहां पर आई थी क्योंकि काफी अननोन थे हम कोर्सेज से कि एक्चुअली मुझे जो कोर्स करना था पर्सनली, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं हिंदी जर्नलिज्म में वो कर सकती हूँ या एक्चुअली मुझे रेडियो एंड टेलीविजन में ही जाना है। लेकिन फिर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रेडियो एंड टेलीविजन मिल गया था। और काउंसलिंग के लिए स्पेशली आपके पास जो रिजल्ट है आपका लास्ट ईयर का बैचलर्स का, वो रिजल्ट मांगते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10 12 की मार्कशीट्स वगैरह होती है। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, आपसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये सब चीजें वहां पर कंपलसरी आपको देनी होती है वहां पर। और उसके लिए कुछ दिन का भी वक्त दिया जाता है, ये नहीं कि एक ही दिन में ही आपको करना है, कुछ समय का वक्त दिया जाता है जिसमें आप अपने डोमिसाइल बनवा लें, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, और उसके लिए टाइम दिया जाता है। तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं होती है। हाँ, और ना काउंसलिंग के बाद एक्चुअली सारी प्रोसेस शुरू होती है आपके एडमिशन की प्रोसेस। तो काउंसलिंग की प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। काउंसलिंग की प्रोसेस में जो भी डिटेल देनी है वो बहुत सावधानी से देनी होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाइड यानी कि आपके वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी गलत होता है तो एडमिशन प्रोसेस में आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मतलब कि सारे जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत चेक करके और वैलिड तरीके से देने चाहिए आपको। ये सारी परेशानियां मेरे साथ भी आई थी क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें नहीं पता थी उस वक्त।
बिल्कुल। जी। तो आपको इस साल तो वैसे भी ज्यादा समय मिलेगा 2024 वालों के लिए, क्योंकि सीयूईटी पीजी का एग्जाम यूजी से पहले हो गया है। इस बार मार्च में ही एग्जाम है। ठीक है, तो ओके। अब क्या होगा, काउंसलिंग के फॉर्म में इतना ज्यादा टाइम मिलेगा कि जो मर्जी बनवाना हो, ठीक करवाना हो, करवा लीजिए। और आपने काफी सारे जो है एफिडेविट वगैरह भी जमा करवाए यहाँ पे, है ना। स्टाम्प पेपर वाला काम भी इस साल आईएमसी में करवाना हाँ, पड़ा। इस बार हो गया। तो कैंपस पहुंचने के बाद में वो डॉक्यूमेंट्स आपने फिर ओरिजिनली दिखाए, सबमिट किए, या किस तरीके से जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन? वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल थे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट पे यहाँ वहाँ होता है, वो कहते हैं आप इसको सही करवा के लाइए, या तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि आईएमसी आने के लिए आपके पीछे बहुत लोग बैठे हैं। आपको डिस्क्वालीफाई करके वो किसी और को बुला लेंगे वहां पर। उनके पास बहुत लोग हैं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोग ही नहीं है, बहुत लोग आईएमसी आना चाहते हैं। तो आपको अपने साइड से कोई भी गलती नहीं करनी है। और क्योंकि जब मैं एडमिशन प्रोसेस के लिए वेरिफिकेशन के लिए आई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मैंने अपनी एक फाइल बना के रखी थी सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने काउंसलिंग के दौरान दिए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरे रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक लगे थे, एप्लीकेशन नंबर का जो भी एडमिट कार्ड वगैरह जो भी था, सब मैं लेकर आई थी, कहीं भी चूकना नहीं चाहती थी। तो सारा कुछ वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हुआ। आपका कॉलेज का सीसी जो होता है वो ओरिजिनल लगता है, आपके कॉलेज के रिजल्ट ओरिजिनल लगते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड होती है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके कास्ट के बेसिस पर ही, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन का भी होता है, तो वहां पर उसके हिसाब से चूज किया जाता है। आपके और डोमिसाइल के बेसिस पे जो है आपको गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है, क्योंकि दिल्ली की लड़कियों को नहीं Exactly। मिलता। दिल्ली हाँ, का दिल्ली अगर एनसीआर को नहीं मिलता है। और आपके डोमिसाइल के बेसिस पर और आपके मार्क्स के रैंक के बेसिस पर ही आपको इवन हॉस्टल दिया जाता हॉस्टल है। जो गर्ल्स के लिए देखें तो डोमिसाइल भी है, रिजर्वेशन भी है, आपकी रैंकिंग भी है, ठीक है, आपकी नीड भी है, सब कुछ देख दिखा के जो है देते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल बाकी सर्टिफिकेट सब नहीं, देखा जाता है। हाँ। बॉयज में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ये। हॉस्टल सिलेक्ट। हॉस्टल की बिल्डिंग बनी नहीं बनी? नई जो बिल्डिंग्स बन रही है आपके आगे, कितनी बनी है वो? आगे आपके हॉस्टल की बिल्डिंग शायद नई बन रही थी, जब मैं पीछे आया था जुलाई में, तो स्टार्ट था आगे काम। आपने रिसेंटली नहीं तो देखा? पेंटिंग वगैरह चल रही है सर अभी, सारी पीछे डॉक्यूमेंट्रीज एक में बिल्डिंग मतलब पेंटिंग अभी बन रही है। है। हॉस्टल के साइड में, गर्ल्स हम्म। हॉस्टल के साइड में भी कंस्ट्रक्शन चल हाँ, रही है एक। हाँ, है ना। कंस्ट्रक्शन हो रहा तो वो नए हॉस्टल ही आपके लिए बन रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता 2024 में कंप्लीट हो पाएंगे, 25 तक तो टाइम लगेगा ही उसमें। तो 2024 वालों को शायद ही बन पाए, है ना। क्या लग रहा है देख के बिल्डिंग? अभी मुश्किल है सर, अभी तो नींव डलनी शुरू हुई है उसकी, तो अभी टाइम लगेगा। 25 में ही मिल पाएंगे, 24 में तो मुश्किल है। ठीक है, तो मैं कविस्क और वैभव जी आपके पास आना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन को लेकर क्या सीन था आपका? सर प्रिपरेशन में सबसे बड़ा मुझे जो गाइडेंस मिला वो तो आपका ही मिला। और बेसिक मुझे समझ आया कि एक न्यूज़पेपर जो है वो आप कभी नहीं छोड़ सकते। और अधिकतर बच्चों की दिक्कत ये होती है कि न्यूज़पेपर में क्या चीज पढ़ें, और पूरा दिन जो है न्यूज़पेपर पढ़ने में ही निकल जाता है। ये बेसिक दिक्कत जो रहती है सबके साथ। और उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर के अलावा कोर्स था मेरे पास, तो मैंने उससे तैयारी की थी। जो पीडीएफ नोट्स उसमें अवेलेबल थे, वीडियोस जिसमें अवेलेबल थी। और अच्छी बात ये रही कि बहुत सारी चीजें जो मुझे बेसिक लेवल से नहीं आती थी, जिसमें चाहे वो पॉलिटी के कोई कॉन्सेप्ट हो, या फिर मीडिया स्टडीज का हो, या फिर वो जनरल नॉलेज का हो, कुछ भी हो, तो वो बेसिक से मुझे समझाया गया। जैसे आप स्टार्ट करते हैं कभी कुछ चीजें समझना, तो आपको पहले उसका भूमिका समझनी पड़ेगी कि वो क्यों हमारे कोर्स के अंदर है। उसे मतलब मान लीजिए आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स मास कम्युनिकेशन के कोर्स के एग्जाम में क्यों है? क्योंकि अगर जब आप एक पत्रकार बनने वाले हो, तो आपको जो दुनियादारी में चलने वाली चीजें हैं, जो देश और दुनिया में चल रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आईएमसी का एग्जाम जो है वो आपको समझ डेवलप करने में मतलब आपको आसान रहेगा। आपको समझ आपकी जो है वो, आपका स्तर बढ़ जाएगा। आपको जब आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जब आप मीडिया का एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, तो आपको एक पत्रकार के तौर पर क्या चीजों की जरूरत है वो जो है आपका डेवलप होता है। तो मुझे कोर्स से तो बहुत फायदा मिला ही है। मैंने पहले वीडियोस देखता था, उसके बाद पीडीएफ नोट से उसे अपने नोट्स में कन्वर्ट करता था, जिससे मुझे समझने में आसानी हो। और उसके अलावा भी थोड़े बहुत सोर्सेज ऐसे थे जो मैंने उसके साथ किए।
जिस वजह से डीप स्टडी हो पाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे पता लग गया है। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, सर ने जितना बताया है उतना जरूरी है, मैंने पढ़ लिया। कुछ चीजों में रुचि बहुत है, तो वो रुचि के लिए भी आपको पढ़ना जरूरी है। एक सर चीज मुझे मैंने नोटिस करी तैयारी के दौरान में, जब आप एक अखबार पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो खबर पढ़ी वही की वही खबर आ जाएगी तुरंत। जैसे मान लीजिए आप मणिपुर के बारे में कोई खबर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि मणिपुर में इस समय पे जिस तरह की सिचुएशंस हैं, आपके दिमाग में खुद ब खुद आना चाहिए कि कौन से दो समुदायों के बीच में लड़ाई है। तो मैती और कुकी के बीच में लड़ाई है। उसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि सीएम कौन है, वो याद कर लीजिए तुरंत। गवर्नर कौन है, तुरंत याद कर लीजिए। उसके बाद स्टेट का कैपिटल क्या है, स्टेट का फ्लावर क्या है, स्टेट का डिश क्या है। तो ये चीजें जब आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, जब आपको लगेगा कि एक खबर पढ़कर आपको उसके आसपास की चीजें भी जाननी जाननी जरूरी है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना सफल होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि वैभव जी डीयू से बिलोंग करते हैं, है ना। मास बिल्कुल। कॉम की पढ़ाई की है और एमए वहां से नहीं की है, इंटीग्रेटेड कोर्स था आपका। सर जब आईएमसी में आना था तो डीएसजे में मैं था, तो डीएसजे का फॉर्म जो आ चुका था एग्जिट के लिए, और मुझे बहुत डर लग रहा था, आईएमसी में एडमिशन हुआ नहीं था और एग्जिट का फॉर्म आ चुका था। तो मुझे एग्जिट करना था, मैंने रिस्क लेके एग्जिट किया। मुझे लग रहा था कि स्कोर जिस तरह का आया है, अब जो होगा देख लेंगे, पर मास्टर्स करेंगे मतलब पीजी डिप्लोमा करेंगे तो आईएमसी से करेंगे। और हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपने आरटीवी क्यों चुना? सर मेरा फील्ड ही वही है, क्योंकि मेरे को एंकरिंग में जाना है और टीवी जर्नलिज्म मुझे करना है। पहले तो मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था काउंसलिंग के पहले तक कि एचजे में क्या है, ईजे में क्या है, आरटीवी में क्या है। मैं ये सोचती थी बस मुझे एमसी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। लेकिन हम्म। उसके बाद मुझे पता चला है अगर मुझे एंकरिंग या टेलीविजन जर्नलिज्म में जाना है तो मुझे रेडियो एंड टेलीविजन ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने रेडियो एंड टेलीविजन को चुना। और वाकई जो वो कोर्स है उसमें जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो मेरे बहुत काम आने वाला है आगे। इसलिए मैंने आरटीवी को चुना। B2C वगैरह हर वीक तो करते ही होंगे आप। हाँ सर, स्टूडियो का पूरा सेटअप और पीटीसी, इंटरव्यू, डिबेट्स, मतलब सब कुछ। रेडियो भी? हाँ सर, रेडियो, बट टू बी ऑनेस्ट रेडियो में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है। मेरा टीवी के साइड ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो वहां पर ज्यादा। अभी इंडिया में 460 कम्युनिटी रेडियो है, और हम्म। शुरुआत केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलता था। तो आईएमसी हमारे इंडिया का 10th नंबर का कम्युनिटी रेडियो है। यस शायद सर। आईएमसी बात आपको पता न चले तो हाँ पहले ही मैं बिल्कुल, पढ़ा। मैंने भी अपना रेडियो के साथ जो है काफी रिसेंटली, सारे शोज अभी तक सर किए सर। हम्म। क्या बात रिसेंटली है। अभी हमारा जो एक प्रेजेंटेशन भी रेडियो पर बनाया गया था, तो उसमें हमारी यही रिसर्च थी। तो सारा रिसर्च अगर हमने अगर आप रेडियो पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप कैमरे के सामने भी बहुत अच्छा बोल पाएंगे। आपको लगता है उस मतलब जब आप स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद खुद अपनी आवाज सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि किया। मेरे को यहाँ ऐसे बोलना चाहिए। मेरी जो पिच है, लैंग्वेज हम्म। के साथ हमारी पैरा लैंग्वेजेस भी होती है, उसमें भी जो है काफी हमें समझ में आने लगता है कि मेरे को पिच कैसी रखनी चाहिए। मैं कभी बहुत तेज और कभी धीरे बोल रहा हूँ, तो ये सब चीजें जो है रेडियो आपको सिखाता है। तो हाँ रेडियो से वो फिट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रेडियो जॉकी बनने के लिए रेडियो में हाँ प्रैक्टिस कर। और उसके साथ में आपको ऑडियो एडिटिंग भी समझ में आती है। आप पहले रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके बाद की ऑडियो एडिटिंग कीजिए। आपको लगेगा कि यस, मैंने बहुत कुछ समझा है कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। दैट्स दैट थिंग। तो पहली चीज हमने ये डिस्कस की थी आज के सेशन में कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म में हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। गलती आपसे नहीं होगी अगर आप क्यूरियस होके एक्टिव होके फॉर्म भर रहे हैं तो। और जैसा कि वैभव ने भी कहा कि भाई आपको यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और गाइड भी वहां पर किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटो अपलोड नहीं हो रही, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा, तो वहां पर बताया हुआ है कि किस पिक्सल में आपको बनाना है, कितनी केबी की फाइल में अपलोड करना है। तो आजकल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, अच्छे से वेबसाइट का यूज कीजिए। कई बार ये होता है कि हम पहली वेबसाइट का यूज करते हैं, वो ठीक से फोटो आपको बना के नहीं दे रही है, तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने अभी सेशन की स्टार्टिंग में ही जो है बेसिक डिटेल लिख दी थी कि कितने केबी वगैरह की फाइल होनी चाहिए, तो आप चाहें तो अभी से ही वो फोटोज वगैरह बना के रख सकते हैं। ठीक है। अगर किसी साइबर कैफे वाले से अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो भी ये काम चुटकियों में कर देता है। तो परेशान कहीं पर भी नहीं होना।
फॉर्म भरते समय यही ध्यान रखना है कि अगर आप आईएमसी के लिए जा रहे हैं तो CUQP 17 का जो पेपर कोड है उसको भरना है, उसमें आईएमसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हम सेलेक्ट ऑल क्यों करें, हमें तो केवल आईएमसी जाना है। फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं सर, वो भी यूनिवर्सिटी अच्छी थी, उसमें हमें भरना था। तो यही सबसे अच्छा बेस्ट वे है कि CUQP 17 सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। उससे बस इतना ही होता है कि आपका डेटा उन सभी यूनिवर्सिटीज को भेजा जाता है, फिर जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप सबका भर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक चीज हमने ये देख ली कि CUT का फॉर्म भरना है, और CUT के फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में फिर काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना होता है, वहां पर डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो अभी CUT PG में इतना डॉक्यूमेंट्स को लेकर हेडेक लेने की, नर्वस होने की जरूरत नहीं कि अरे मेरे डॉक्यूमेंट से तैयार नहीं है, क्या हो गया। तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि इस साल तो CUT PG जो है UG से पहले कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको खूब टाइम रहेगा, काउंसलिंग के फॉर्म भी काफी लंबे चलेंगे इस साल पिछले साल के मुकाबले। और सबसे अच्छी बात ये कि 2024 वालों के लिए सेशन जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आईएमसी का ट्रेडिशनल टाइम है। जैसे मैं 2018 में था तो ट्रेडिशनल टाइम 1 अगस्त था। तो 1 अगस्त को ही जो है हम वहां पे गए थे, और 15 अगस्त हमने मनाई थी। जैसे आप हैं तो पिछले 3-4 सालों से 15 अगस्त पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है आईएमसी में, ये आईएमसी के साथ दिक्कत है ना। यस। 26 रहेंगे सब लोग, है ना, तो ये बात है। तभी तभी शायद वैकेशन है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। 26। हाँ। 20 to 28। अच्छा, तो आपका 22 से 28 तक वेकेशन है ना। हाँ सर। हाँ, यही लगभग है। ओके। तो प्रियंका जी, लास्ट टिप जो आपको समझ में आ रही, जो आप कहना चाहते हैं किसी भी चीज को लेकर, आप बता सकते हैं। सबसे पहले सीयूटी को बहुत बड़ा बोझ नहीं समझे कि हमें सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ कर लेना है। थोड़ा काम मतलब कामली होके अपने सिलेबस को पढ़ें, और मतलब कि पॉजिटिव वाइब लाएं अपने अंदर, और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचें कि अरे बहुत सारी भीड़ है, हमारा कैसे होगा। अपने आप को खुद पॉजिटिव रखना है कि अब भीड़ से हटकर चलना है सबसे पहले तो। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और सिलेबस को लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन कई बार होता है कि पेपर में अचानक पता चलता है कि लास्ट ईयर सर जैसे हमारा पेपर तो बहुत कुछ चेंजेस थे उसमें, पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस में दिक्कत थी। लेकिन जो तैयारी करके गया है उसने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे वहां भी, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ है जिनका, क्वेश्चन उनके लिए भी था, और जो सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी था। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन पेपर खराब आएगा या फिर अच्छा नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए और पॉजिटिव होके एग्जाम पेपर देने जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी। वैभव जी, आपकी क्या टिप रहेगी लास्ट। सर लास्ट टिप यही है कि एक सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ आप लोगों को तैयारी भी करनी है। बहुत लोगों का जो है सेमेस्टर एग्जाम भी इस दौरान रहेगा, तो आप उसकी भी अच्छे से तैयारी कीजिए और साथ साथ सीयूईटी की भी तैयारी अच्छे से कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िएगा। हम्म। न्यूज़पेपर बहुत मेन है, और जिस तरह से मैंने बताया कि उससे कनेक्टेड चीजें जो हैं वो खुद ब खुद आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो आप जरूर देखें। और उसके अलावा जो बुक्स सर सजेस्ट करते हैं, जैसे 11वीं 12वीं की आप एनसीईआरटी जो है पॉलिटिकल साइंस और अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है वो आप जरूर पढ़ें। और क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका एक मेंटल लेवल डेवलप होगा कि आंसर को करना कैसे है। क्वेश्चन हम्म। सेम नहीं आएगा जो आपने पढ़ा होगा, पर उससे जुड़ा हुआ आ सकता है। तो इसलिए सब कुछ पढ़ने की कोशिश में आप कुछ कुछ पढ़ना मत छोड़ें। छोटे गोल्स बनाएं, टारगेट छोटे रखें, और एक दिन का टारगेट कंप्लीट करने के बाद दूसरे दिन के लिए फिर एक टारगेट बनाएं। सबसे जरूरी यह है कि आप जो सबसे बड़ा पोर्शन है मीडिया सेगमेंट, 40% है। जो 2023 में आपका पेपर हुआ था 10 जून को, उसके बाद एक दूसरा पेपर हुआ था 25 जून को। उसमें करीब 48 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे मीडिया सेगमेंट से, और 39 क्वेश्चन पूछे गए थे मीडिया सेगमेंट से 10 जून वाले में। तो अप्रोक्सीमेटली 40% पार्ट तो आप मान के चलिए कि फिक्स है मीडिया सेगमेंट से ही आएगा, जिसमें मीडिया का कॉन्सेप्चुअल, मीडिया का हिस्टोरिकल, उसमें एडवर्टाइजमेंट की थ्योरी, उसमें पीआर की थ्योरी, उसमें चाहे वो रेडियो हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे आपको फोटोज के एंगल्स पर जो जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब ये है
कि मीडिया सेगमेंट में हम हर चीज का बेसिक कवर करके जाएं। अगर आपने मीडिया सेगमेंट में हर चीज का बेसिक कवर कर लिया तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कहीं कोई इशू नहीं आएगा। इस साल जो एक इशू क्रिएट हुआ था वो है मीडिया लिटरेचर वाले क्वेश्चन से, लिटरेचर इन द सेंस कि हु सेड दिस सेंटेंस। तो उसके लिए भी मैंने ये कह दिया कि भाई क्या क्या किस तरीके से करना है। जब आप बुक्स वगैरह पढ़े तो 15-20 सेंटेंस आपको मिलेंगे, और कुछ की हम अब लिस्ट भी बना रहे हैं ताकि जो वहां से जो फेमस स्टेटमेंट है वो आपको पता रहे। और ये चीज वापस वो रिपीट नहीं करता है कि मीडिया लिटरेचर टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वापस पूछेगा। जरूरी यही है कि मीडिया सेगमेंट का सारा आप बेसिक करके जाइए। एलिमिनेशन मेथड 100% आपका काम करेगा। 40% ये सेगमेंट अगर आपका अच्छा है तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप जितना पढ़ेंगे उसका कोई एंड नहीं है। तो पहले जरूरी है कि मीडिया सेक्टर को जो आप पक्का करके चले, और साथ साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, आईआर वगैरह को भी जो है लेके चलते रहे। तो फिलहाल इस सेशन को यहाँ एंड करना पड़ेगा। वैभव जी को और प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आपने मच सर। थैंक यू सर। इतना जी आपने हमारे लिए इतना समय निकाला है, बच्चों को समय दिया है, और आप सर अपनी सर हम्म, जी बताइए। नो सर, इट्स माय प्लेजर कि हमें आने वाले एक्सपीरियंस को बताने का मतलब एक मौका मिल रहा है आपके जरिए। जी जी, थैंक यू। थैंक यू वैभव। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सो मच। थैंक ओके यू सो ओके, एंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच। द बेस्ट।